गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 4 को मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो हमारा सीटेट पेपर 2 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होता है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका मेन पॉइंट जो है उसको समझते हैं। राइट, तो चैप्टर का जो नाम है वो आप देख पा रहे हैं, क्या है? मानचित्र। ठीक ना। तो मानचित्र जो है जिसे मैप कहते हैं, तो मानचित्र क्या होता है, मानचित्र हम किसे कहेंगे, है ना। तो मानचित्र को समझने के लिए हम लोग को पहले इसका डेफिनेशन समझ लेना होगा कि मानचित्र है क्या। राइट, अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैप। ठीक ना। अर्थ का एक ड्राइंग है, क्या है? अर्थ का एक ड्राइंग है मानचित्र। ठीक ना। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ग्लोब के बारे में समझे थे, उसके टाइप को देखे थे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मानचित्र को ही पढ़ेंगे। राइट, तो हम लोग समझ गए कि मानचित्र क्या है, एक ड्राइंग है, किसका? अर्थ का। राइट, और ग्लोब का यूज कहाँ होता है और मानचित्र का यूज कहाँ होता है? पहले देखिए, ग्लोब अगर बड़ा एरिया का सर्च करना है, बड़ा एरिया के लिए आप सर्च कर रहे हैं तो आप ग्लोब का यूज करेंगे। अगर आप छोटा एरिया के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप मानचित्र का यूज करेंगे। जैसे देखिए, जैसे ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों, गाँवों के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो इसके लिए हमें क्या चीज़ का यूज करना होगा? इसके लिए हमें मानचित्र का यूज करना होगा। अगर आप पूरे पृथ्वी का कोई एक भाग को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ग्लोब यूजफुल होगा। ठीक ना। और जब आप एक जिला को सर्च करते हैं या शहर को, गांव को, राज्य को, तो उसके लिए आपका अच्छा जो यूजफुल होगा वो होगा मैप, मानचित्र। ठीक ना। अब मानचित्र को समझ लेते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक ना। मानचित्र क्या है? एक चित्र है, किसका? अर्थ का। ठीक ना। इसीलिए इसको कहा जाता है अ ड्राइंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मैप। राइट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट होगा मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र जो है हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है ना। और दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताबों की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। राइट, एटलस क्या है? जब बहुत से मानचित्र इकट्ठा कर देते हैं तो उसको एटलस कहते हैं। ठीक ना। यानी आप समझ सकते हैं कि मानचित्र का बुक को एटलस कहते हैं। ठीक ना। मानचित्रों से एक ग्लोब के अपेक्षा हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना। मानचित्र से हम ग्लोब के अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम डीपली जाकर देख सकते हैं। ठीक ना। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। मानचित्र भी कई तरह के होते हैं। ठीक ना। अब कौन कौन से मानचित्र होते हैं उसको हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है भौतिक मानचित्र, जिसे फिजिकल मैप कहते हैं। तो भौतिक मानचित्र है, इसका यूज किस लिए होता है जो आप इसको ध्यान से देखेंगे। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदानों, नदियाँ, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक ना। फिजिकल मानचित्र क्या होता है? मैप्स शो नेचुरल features of the earth such as mountain, plateau,
plants, river, ocean, etc. are called physical map, right? और दूसरा जो मानचित्र है राजनीतिक मानचित्र, वो राजनीतिक जो मानचित्र होता है, पॉलिटिकल जो मैप होता है, इसमें क्या चीज़ को शो किया जाता है, जो देखिए इसमें राज्यों को, नगरों को, शहरों को, गांवों को और विश्व के विभिन्न देश व राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिस मानचित्र में सिटीज को शो करता है, टाउन्स को शो करता है, विलेजेज को शो करता है, डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट को शो करता है, वैसे मानचित्र को, वैसे मैप को पॉलिटिकल मैप कहते हैं, राजनीतिक मैप कहते हैं, राइट। नेक्स्ट मानचित्र को अब हम समझेंगे कि नेक्स्ट मानचित्र कौन सा है। तो नेक्स्ट मानचित्र जो है वो है थीमेटिक। नेक्स्ट मानचित्र क्या है? थीमेटिक मानचित्र है, जिसका नाम है थीमेटिक मानचित्र। देखिए इसको थोड़ा सा ठीक कर दें, थीमेटिक मानचित्र, हाँ थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, है ना। कुछ मानचित्र जो है विशेष प्रकार की जानकारियां प्रदान करते हैं, उसे जैसे सड़क मानचित्र होता है, वर्षा मानचित्र होता है, वन होता है और उद्योग आदि के वितरण दर्शाने के लिए मानचित्र का यूज किया जाता है। तो वैसे मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ये थीमेटिक जो वर्ड है ये इंग्लिश में थीमेटिक होता है और हिंदी में भी इसको थीमेटिक ही आप लिखेंगे, THEMATIC, थीमेटिक मैप्स, ठीक ना। तो मानचित्र के हम लोग कितने टाइप देखें? 3 टाइप देख लिए। कौन? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप में हम लोग क्या क्या देख रहे थे कि फिजिकल मैप जो होता है उसमें नेचुरल फ्यूचर को दिखाया जाता है, जैसे नेचुरल फीचर को दिखाया जाता है, जैसे माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, रिवर्स, ओशियन, etc, ठीक ना। और जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें टाउन, विलेजेज, सिटीज, कंट्रीज, स्टेट्स इत्यादि को शो किया जाता है। लेकिन थीमेटिक जो मैप होता है उसमें क्या चीज़ शो किया जाता है? तो थीमेटिक में रेनफॉल को किया जाता है, रोड मैप को किया जाता है, ठीक ना। ये सारा चीज़, फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन मैप को दिखाया जाता है, इंडस्ट्रीज के मैप को दिखाया जाता है। ये सारे मैप अगर जिस मानचित्र में दिखाया जाता है तो उसको हम थीमेटिक मैप कहते हैं, राइट। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ मैप, मानचित्र का घटक, क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है, ठीक ना। अब कई बार आया भी, आप प्रीवियस ईयर उठा कर देखेंगे तो उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, है ना। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। पहला क्या है? डिस्टेंस, दूरी, दिशा, डायरेक्शन और सिंबल, प्रतीक, ठीक ना। तो मानचित्र के कितने घटक हैं? 3 घटक हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अब दूरी को समझेंगे हम कि दूरी क्या है, ठीक ना। तो देखिए दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग का छोटा कागज एवं एक पन्ने को दर्शाता है, ठीक ना। क्या होता है? एक छोटा सा कागज या पन्ने को दर्शाता है, ठीक ना। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग सभी को पता है। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, है ना। तो इसको तो छोटा कर दिया जाता है, लेकिन इतनी सावधानी रखते हुए इसको छोटा किया जाता है कि इसकी जो वास्तविक दूरी है वो कभी झूठा नहीं हो, यानी अवास्तविक नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि कोई 2 डिस्ट्रिक्ट है, ये और ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, इस दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो बीच में डिस्टेंस है, जो दूरी है वो है 50 किलोमीटर का, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेगा मानचित्र में कि
50 किलोमीटर का है तो क्या करेगा, 10 किलोमीटर का बराबर मान लेगा, 10 किलोमीटर बराबर मान लेगा, ये कुछ भी मान लेगा और 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर मान लेगा और इस तरह से ये शो कर देगा। तो 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 50 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ शो कर देगा कि ये और ये डिस्ट्रिक्ट जो है इसके जो डिस्टेंस है, दूरी है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। मतलब और यहाँ ब्रैकेट में दे देगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 10 किलोमीटर, राइट। तो इस तरह से जो मानचित्र विशेषज्ञ होते हैं वो समझ लेते हैं कि इसके जो बीच का डिस्टेंस है, दूरी है, वो इतना किलोमीटर है, राइट। और इसी तरह से मानचित्र का यूज भी किया जाता है, ठीक ना। देखिए, पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है, ठीक ना। जैसे हम आपको अभी समझाएं उसी तरह से मानचित्र पर व्यक्त किया जाता है और जो मानचित्र के विशेषज्ञ होते हैं वो उसी तरह से उसको समझ लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ से देखिए, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, ठीक ना। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी का मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये आप ध्यान में रखेंगे, इसमें सीटेट में जो है इससे क्वेश्चन आता ही आता है, मैथ में भी पूछ देता है या तो फिर आपको ये सोशल साइंस में पूछ देगा, डायरेक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक ना। तो देखिए, जो ऊपर में होता है वो क्या होता है, उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, ठीक ना। और जो नीचे होता है वो साउथ होता है और इधर पूरब और इधर पश्चिम होता है। और ठीक उत्तर और पूरब के जो बीच में होता है उत्तर पूरब, और पूरब दक्षिण के बीच में जो होता है दक्षिण पूरब। उसी तरह से दक्षिण और पश्चिम के बीच में तो दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होता है। ये डायरेक्शन है, ठीक ना। ये डायरेक्शन बताया गया है दिशा, ठीक ना। जो कंपोनेंट था 3 कंपोनेंट उसी में था, क्या था, डिस्टेंस था, डायरेक्शन था और सिंबल था। तो हम लोग किसको देख लिए, दूरी को देख लिए, डिस्टेंस को देख लिए और दिशा को भी देख लिए। अब हम लोग सिंबल को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ सिंबल होता है। यहाँ पर एक और मेन पॉइंट है, क्या है, जो आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है, 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं, ठीक ना। तो प्रधान दिग बिंदु क्या क्या होता है वो आप याद रखेंगे। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो होता है वो प्रधान दिक् बिंदु होता है, और इसके बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाले दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान पर सही स्थिति में पता लगाया जा सकता है। तो आप सिर्फ इसमें इतना ही ध्यान रखेंगे कि जो 4 मुख्य डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, उसको हिंदी में इस तरह से लैंग्वेज दे देगा कि प्रधान दिक् बिंदु किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ टिक करेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को प्रधान दिक् बिंदु कहा जाता है, ठीक ना। अब नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हम लोग का वो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, यहाँ देखिए प्रतीक, सिंबल, है ना, प्रतीक। ये देखिए प्रतीक, सिंबल।
सिंबल जो है यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, ठीक ना। सिंबल जो है, प्रतीक जो है, वो किसी भी मानचित्र का कितने नंबर का प्रमुख घटक है, तो तीसरा नंबर का है, ठीक ना। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल पटरियां, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों और चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाते हैं, है ना। मानचित्र पे अब किसी जगह कुआं है तो क्या मानचित्र पर कुआं बनवाएंगे? नहीं, तो उसके लिए कुछ सिंबल का यूज किया जाता है, प्रतीक का यूज किया जाता है, ठीक ना। अगर रेल पटरी है, किसी भी जगह पर रेल पटरी है तो उसका शो करना है, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का सिंबल का यूज किया जाता है, प्रतीक का यूज किया जाता है, और इसका जो रोल होता है मैप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक ना। इन प्रतीकों के इस्तेमाल द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है, ठीक। जैसे देखिए कुछ सिंबल जो है, प्रतीक जो है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। मेरे हिसाब से हो सकता है कि ये एग्जाम में पूछ दिया जाए। रेलवे लाइन जो होता है उसको किस तरह से शो किया जाता है, तो इस तरह से। बड़ी लाइन जो होती है उसको इस तरह से, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन इस तरह से शो किया जाता है। सड़क जो है, अगर कच्ची सड़क है तो इस तरह से, और पक्की सड़क है तो इस तरह से। सीमा, बॉर्डर जो है, अंतर्राष्ट्रीय या राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय में देखिए इस तरह से होता है, और राज्य का जो होता है वो इस तरह से, और जिला का जो होता है इस तरह से होता है, ठीक है ना। नदी के लिए इस तरह से नदी में बहता हुआ जल को दिखाया जाता है, और कुआं में गोल, ठीक ना। और तालाब में इस तरह से नदी का ही छोटा होता है, नहर में देखिए इस तरह से, और पुल में इस तरह से। उसी तरह से मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, ये सारा चीज़ को सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है। क्या चीज़ में? मैप में, राइट। पोस्ट ऑफिस पीओ लिखा जाता है, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस तो पीटीओ, और पुलिस स्टेशन पीएस, ठीक ना। बस्ती या कब्रिस्तान को ऐसे लिखा जाता है, बस्ती ये है, कब्रिस्तान ये है। पेड़ को ऐसे और घास को इस तरह से प्रतीक में शो किया जाता है, राइट, प्रतीक में शो किया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा इसको, मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, ठीक ना। मानचित्र का विश्वव्यापी भाषा होती है, मतलब कोई भी देश का आदमी मानचित्र, अगर उसको मानचित्र को समझने के उसके पास क्षमता है, वो समझ सकता है, अगर मानचित्र को समझने की नॉलेज है उसके पास, तो वो क्या करेगा, ये विश्वव्यापी भाषा होता है, सभी देश के आदमी इसको पढ़कर समझ सकता है, और एक निश्चित प्लेस पे, निश्चित जगह पर जहाँ जाना चाहता है वो जा सकता है, जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का प्रयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ठीक ना। इन प्रतीकों का जो प्रयोग करता है, इसके लिए सभी देश में किया जाता है, तभी तो सभी देश वाले को ये नॉलेज होगा, ठीक ना। तो ये रूढ़ जो है, और ये रूढ़, देखिए रूढ़ भाषा जो होता है, और ये जो प्रतीक होता है ये क्या कहलाता है? रूढ़ कहलाता है, ठीक ना। प्रतीक क्या कहलाता है? रूढ़ कहलाता है। तो क्वेश्चन में आया हुआ था कि मानचित्र में कितने रूढ़ होते हैं, तो मानचित्र में 3 रूढ़ होते हैं, ठीक ना। कौन कौन? दूरी, दिशा और प्रतीक। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं, और जो कि हम लोग देखें 4.3 में विभिन्न रंगों का प्रयोग भी इस उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए अब देखिए यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे एसएससी है, एनटीपीसी है, तो कंपटीशन वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय के लिए किया जाता है, ठीक ना। नीले रंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जलाशय के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भूरा रंग किसके लिए? तो पर्वतों के लिए, और पीला रंग जो होता है पठार के लिए, और हरा रंग होता है मैदान के लिए। ये
जो रंग दिया हुआ है नीला, भूरा, पीला और हरा, चारों रंग को आप याद रखेंगे। तो एक बार मेरे साथ आप रिपीट कर लीजिए। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वत के लिए और पीले रंग का इस्तेमाल पठार के लिए, हरा रंग का इस्तेमाल मैदान के लिए। आप इस तरह से इसको याद भी रख सकते हैं। देखिए, पृथ्वी नीला क्यों दिखता है? पृथ्वी नीला, हमारी पृथ्वी जो है नीला क्यों दिखती है? क्योंकि पृथ्वी पे 1/3% क्या है? जल है। ठीक, तो 1/3 पार्ट जो जल है इस कारण नीला दिखता है। तो नीला का यूज जल के लिए किया जाता है, ठीक ना। और भूरा जो है पर्वत पहाड़ को आप देखेंगे तो भूरा भूरा दिखेगा, इसलिए भूरा कलर का यूज किया जाता है। और पीला जो रंग है ये पठार के लिए किया जाता है, ठीक है। प से पीला और प से पठार, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और हरा जो होता है, घास कैसा होता है? हरा हरा होता है। तो सिर्फ आपको कौन सा याद करना पड़ेगा? ये भूरा, ठीक ना। भूरा रंग किसके लिए? पर्वतों के लिए बस। और नीला आपको तो पता है जल के लिए होता है, पीला पठार के लिए होता है और हरा जो है घास के लिए होता है, ठीक ना। अब रेखा चित्र को समझिए कि रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र आखिर कहते क्या हैं, किसे हैं, ठीक ना। तो देखिए, रेखा चित्र एक आरेखन है। रेखा चित्र क्या है? एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेप पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेख की आवश्यकता होता है जब वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपके रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते बताने के लिए कच्चा आरेखन बना सकता है, ठीक ना। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र कहते हैं। अब कोई चीज को बताने के लिए जब स्केच का यूज करते हैं उसे ही तो स्केच, रेखा चित्र मीन्स स्केच। तो स्केच का यूज आप कैसे कर? मान लीजिए कि आप कोई घर बनाते हैं तो स्केचिंग करते हैं ना पहले कि इस तरह से बनाना है। उसी तरह से हुआ कि कोई चीज़ पक्का रूप से नहीं करके ट्रायल में आप करते हैं जब, तो उसको क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है खाका, जिसे प्लान कहते हैं, ठीक ना। ये हिंदी में जो वर्ड दिया हुआ रहता है ये घुमा फिरा कर भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन इसका आप जब इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक ना। तो ये खाका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लान, ठीक ना। तो प्लान क्या है? प्लान क्या है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है, ठीक ना। एक छोटे क्षेत्र पर का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है, प्लान कहलाता है। इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अ प्लान इज ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक ना। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत ही जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कमरे की लंबाई, चौड़ाई, जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है, ठीक ना। तो खाका किसे कहा जाता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को क्या कहा जाता है? खाका कहा जाता है। खाका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं, राइट। अब देखिए, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्या होता है कि कभी कभी यही क्वेश्चन डायरेक्ट उठाकर दे दिया जाता है, तो आप 1 मिनट इस पर टाइम देकर ध्यान में रखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्या है? वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो हम लोग देखे थे कि थीमेटिक जो मैप था उसमें क्या क्या चीज़ शो कर रहा। तो थीमेटिक जो मैप था उसमें
रोड मैप को शो कर रहा था, रेनफॉल को शो कर रहा था, और जो है फॉरेस्ट को शो कर रहा था, वन को, उद्योग को, इंडस्ट्रीज को शो कर रहा था। यहाँ ब्रिज है तो ब्रिज को किस में शो करेगा, थीमेटिक में करेगा, राइट। और राजनीतिक जो होता है, राजनीतिक में क्या क्या चीज़ शो करता है पॉलिटिकल मैप में, तो टाउन्स, सिटीज, विलेजेज, कंट्रीज, स्टेट को शो करता है, ठीक ना। और भौतिक में किसको शो करता है, जो फिजिकल मैप होता है तो इसमें नेचुरल फीचर्स को शो करता है, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लान्स, रिवर, ओशन, ईटीसी को, ठीक ना। तो ये ब्रिज को कह रहा है कि ब्रिज को दिखाता है, वितरण को दिखाता है, तो ये हो जाएगा थीमेटिक मानचित्र, ठीक, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, नीले रंग का इस्तेमाल किससे दिखाने के लिए किया जाता है। हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि नीला जो हमारी पृथ्वी, नीला ग्रह कहा जाता है हमारी पृथ्वी को, क्यों, क्योंकि यहाँ 1/3 पार्ट जल है और जल को इंडिकेट करने के लिए नीले रंग का यूज किया जाता है, ठीक। थर्ड है, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है, तो दिक् सूचक का उपयोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, और दिक् सूचक में मुख्य जो होता है क्या होता है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम होता है, ठीक ना। 4 उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, 4 चीज़ होता है, ठीक ना। प्रतीकों को दिखाने के लिए दिक् सूचक का यूज नहीं किया जाता है, ठीक ना। और दूरी को मापने के लिए भी इसका यूज नहीं, इसको मुख्य दिशा को, डायरेक्शन को बताने के लिए यूज किया जाता है, राइट। इस तरह से हम लोग आज ज्योग्राफी जो चैप्टर 4 था, मैप, मानचित्र, उसका मेन पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इतना से ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट में इस चैप्टर से नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक ना। तो इसी तरह से हम सारे चैप्टर को पॉइंट वाइज डिस्कशन कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।